हमने कुछ जनरल मेटलर्जिकल प्रोसेस देखे, हाइड्रोमेटलर्जी, पायरोमेटलर्जी एंड आयन एक्सचेंज मेटलर्जी। उसके बाद फिर हम आगे मेन मेटलर्जिकल प्रोसेस पर। देयर आर 5 स्टेप्स टू एक्सट्रैक्ट द मेटल फ्रॉम द ओर: क्रशिंग, ग्राइंडिंग, पल्वराइजेशन, कंसंट्रेशन और ड्रेसिंग ऑफ ओर। उसके बाद होता है कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू अ सुटेबल फॉर्म, देन प्रोडक्शन ऑफ मेटल बाय रिडक्शन, प्यूरिफिकेशन एंड प्रोसेस ऑफ पॉलिशिंग कंट्रोल। First one, concentration. We can have two type of process, concentration process. तो जो concentration process है, एक होगा physical और second होगा chemical method. Physical में further 3 मेथड हैं: gravity separation, magnetic separation, cross flotation. Can anyone tell me when we can use this gravity separation on levitation process? क्या बेसिक आइडिया है इसके लिए? डेंसिटी डिफरेंस होना चाहिए, डेंसिटी डिफरेंस होना चाहिए इंप्योरिटीज में और पार्टिकल में। अच्छा, कंसंट्रेशन ऑफ ओर में एग्जैक्टली हम कर क्या रहे होते हैं? किस टाइप की इंप्योरिटी रिमूव करते हैं? जो केमिकली अटैच्ड है या केमिकली अटैच्ड नहीं है? फिजिकली अटैच नहीं है। जो केमिकली अटैच्ड नहीं है उनको हम रिमूव करते हैं सबसे पहले। या सो सेकंड, मैग्नेटिक सेपरेशन कब यूज होता है? व्हाट इज द बेसिक लॉजिक फॉर मैग्नेटिक सेपरेशन? मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज होने चाहिए। impurities को separate करने One की। of the ore impurity will be in magnetic in nature, another is non-magnetic in nature. When we use Froth flotation, सल्फाइड और की impurities remove और में कैरेक्टरिस्टिक हो फ्लोट जब इम्प्यूरिटी और पार्टिकल में से एक फ्रोथ के साथ अटैच हो जाए, एक का अटैचमेंट ऑयल पार्टिकल के साथ ज्यादा और एक का अटैचमेंट वाटर के साथ ज्यादा हो, so their wetting characteristics are different, varying with respect to different kind of liquid. One is attached with the oil particle, froth particle, another attached with water, liquid, solvent. केमिकल मेथड में लीचिंग था। लीचिंग में हमने क्या किया था? either one of the impurity or particle is dissolved out. एक रिएजेंट ऐड करते हैं, उस रिएजेंट में वो इम्प्योरिटी या फिर और पार्टिकल डिसॉल्व हो जाते हैं और एक अनडिसॉल्व फॉर्म में बाहर आ जाता है। ये बेसिक आइडिया था इनका। ये वाइब्रेटिंग टेबल क्यों ली जाती है? डस्ट पार्टिकल इजीली रिमूव हो जाए, डस्ट पार्टिकल इजीली रिमूव हो जाए। यदि कुछ बीच में अटक गए, कुछ ऐसा हो गया है। क्लियर? What is wolframite? What is wolframite? FeWO4 plus MnWO4. FeWO4 plus MnWO4. It is an impurity present in tin stone SnO2. Clear? What is frothing agent? क्या करते हैं frothing agent और कौन से होते हैं? जनरेट फ्रोथ, They generate froths. An example for frothing agent? ऑयल, Pine oil, eucalyptus, fruit coal tar, right? What is collector? Collectors क्या होते हैं? which collect और or पार्टिकल particle. कलेक्टर, Which collect ore particle, which help to collect ore particle with the froth. What is depressant and activators? Activator depressant क्या करते हैं? फ्लोटिंग को Used to प्रिवेंट, suppress the कलेक्टर को floating. मदद करते हैं वो। फ्लोटिंग कैरेक्टरिस्टिक को या तो बढ़ाते हैं एक्टिवेटर इंप्रूव, और जो फ्लोटिंग कैरेक्टरिस्टिक को डिक्रीज करेंगे उन्हें डिप्रेसेंट बोलेंगे। क्लियर? स्टेबलाइजर विच कैन स्टेबलाइज द फ्रोथ फॉर अ लॉन्गर टाइम। चलो, आई थिंक यहां तक सबको क्लियर हुआ होगा। चले हम आगे। सो अब तक हमने दो प्रोसेस देखे। फर्स्ट प्रोसेस, एक बड़ा और पार्टिकल को क्रश कर दिया, छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया, उसे क्रशिंग ग्राइंडिंग कर दी। अब इन छोटे पार्टिकल में कुछ डस्ट पार्टिकल हैं, उस डस्ट पार्टिकल को रिमूव किया हमने कंसंट्रेशन प्रोसेस से। अब नेक्स्ट टास्क है, हमने डस्ट नॉन अटैच्ड इंप्योरिटी हटा दिए, अब हमें उसे एक सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है सो दैट हम उसे फर्दर प्रोसेस कर सकें। जनरली हम ऑक्साइड बनाते हैं, Fe है तो Fe2O3 बना दिया,
हमारे पास, यदि हमारे पास क्रोमियम है तो Cr2O3 बना दिया, तो कुछ ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना, और उसमें कुछ .XH2O वाटर ऑफ हाइड्रेशन से तो उन्हें रिमूव करना, या कुछ वोलाटाइल इम्प्योरिटी है तो उन्हें रिमूव करना। क्लियर? So the third step or the next step is conversion of concentrated ore into its oxide. There are two ways to convert them: calcination and roasting. Calcination generally performed for carbonates, oxide and hydrated oxides. और roasting किसके लिए होता है? सल्फाइड ओर के लिए। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों में ही हीट करना है हमें, बट one in the presence of oxygen, another in absence of oxygen. रोस्टिंग परफॉर्म किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कैल्सिनेशन परफॉर्म किया जाता है इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। चलो कौन पढ़ेगा कैल्सिनेशन? चेतना पढ़ो कैल्सिनेशन। Calcination carbonate, it is the process in which the concentration ore is heated to a high temperature just below its fusion temperature in the absence of air, used for carbonates ore and to remove sulfur, arsenic, antimony as the vapors. Product is always porous. So it is a process in which concentrated ore, मतलब concentration के बाद जो मिला है उसे कहेंगे concentrated ore, is heated to a high temperature, but the temperature should be less than its melting point. Melting point से कम होना चाहिए, liquid में convert नहीं करना है. In the absence of air, it is used for carbonate ore. It removes sulfur, arsenic, antimony in the form of vapor. और जो प्रोडक्ट मिलता है वो पोरस होता है, उसमें होल्स हो जाते हैं। जब भी हम हीट करेंगे उसके अंदर से कुछ गैसेस, कुछ पार्टिकल्स बाहर आ गए तो वो होल्स क्रिएट कर देते हैं हीट करने पर, और ये पता है हमारे लिए यूजफुल होता है फर्दर आगे प्रोसेसिंग के लिए, क्योंकि होल्स होने से ये होगा उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। वो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो नेक्स्ट जो स्टेप्स हम परफॉर्म करेंगे वो इजी हो जाएंगे। चलो जल्दी से कॉपी कर लो। हो गया इस हो गया है सर। आज कम बच्चे क्यों ज्वाइन किए? 57 है अभी तक। चलें फिर हम आगे। यस सर। Everyone is done. Lakshika, Nishan. Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलो 2 मिनट सुनना फिर कॉपी करना। देखो, used for carbonates ore to get its oxide ZnCO3, FeCO3, metal oxide बनेगा ZnO, FeO, CO2 रिलीज हो जाएगा। For anhydrous to get anhydrous ore .XH2 है तो उसे रिमूव कर देगा, AlOH3 है तो उसे Al2O3 में कन्वर्ट करेगा। फाइनली हमें ऑक्साइड मिल रहा है सभी। To remove sulfur, arsenic, antimony in the form of elemental vapors, the product of calcination is always porous. Clear? अब रोस्टिंग में सिर्फ इतना डिफरेंस आएगा, हीटिंग ऑफ कंसंट्रेटेड और इन प्रेजेंस ऑफ एयर, वो एब्सेंस ऑफ एयर था, ये प्रेजेंस ऑफ एयर है। मेनली यूज्ड फॉर सल्फाइड और मेटल सल्फाइड लाइक ZnS+O2 will give metal oxide और SO2 यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। क्लियर? FeO है, सो उससे भी हम यदि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो हमें चाहिए Fe2O3 हायर ऑक्साइड, तो लोअर ऑक्साइड को हायर ऑक्साइड में कन्वर्ट किया। इम्प्योरिटी लाइक सल्फर, आर्सेनिक रिमूव इन द फॉर्म ऑफ देयर ऑक्साइड, यहाँ पर एयर ऐड किया है इसलिए सल्फर H2O3 के फॉर्म में रिमूव हो रहा है। In the previous one, sulfur, arsenic, antimony are removed in the form of elemental vapor. और यहाँ पर किस फॉर्म में रिमूव हो रहा है? वो यहाँ पर रिमूव हो रहा है ऑक्साइड्स के फॉर्म में। Is that okay? और इसका भी प्रोडक्ट पोरस है, होना ही, दोनों में हीटिंग है, दोनों में ही कुछ पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं। So after calcination roasting, products will be porous in nature. क्या इसमें कोई डाउट है इस पेज पर? काफी सिंपल है कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। रोस्टिंग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में, कैल्सिनेशन अब्सेंस में। दोनों का टास्क ये है कि ऑक्साइड बनाना है।
अब तुम देखोगे कार्बोनेट्स और इनमें ऑलरेडी ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो ऑलरेडी ऑक्साइड बना देते हैं। सल्फाइड और में ऑक्सीजन ऑलरेडी नहीं है, दैट्स व्हाई वी नीड टू ऐड ऑक्सीजन। क्लियर? अथर्व, भार्गव, अनुरूप, अनिकेत? यस Yes, क्लियर। sir. चलो जल्दी से कॉपी कर लो। हो गया क्या कॉपी? No, No. Done, sir. तनिष, विनीत, सिमरन, सोहम कॉपी किया Done, है? sir. एक मिनट। हो गया। नेक्स्ट आफ्टर सेकंड स्टेप हमने क्या किया था? सेकंड मतलब जो भी लास्ट स्टेप था उसमें हमने किया था ऑक्सीजन ऑक्साइड में कन्वर्ट किया था। अब नेक्स्ट टास्क है, जो ऑक्साइड हमें बनाया है उससे मेटल्स हमें चाहिए। सो रिडक्शन, ऑक्सीजन को रिमूव करना है हमें। सो प्रोडक्शन ऑफ मेटल बाय रिडक्शन। सो देयर आर सेवरल प्रोसेस फॉर द मेटल रिडक्शन। जो भी ओर है, ऑक्साइड ओर है, उनको रिड्यूस करने के। फर्स्ट वन कार्बन रिडक्शन और स्मेल्टिंग। कार्बन रिडक्शन को स्मेल्टिंग भी कहा जाता है। This process is used for the extraction of iron, tin, zinc, lead, clear, performed in the blast furnace. ये जनरली कार्बन रिडक्शन को ब्लास्ट फर्नेस में परफॉर्म किया जाता है एट हाई टेम्परेचर। बेसिकली जो स्मेल्टिंग प्रोसेस है, कार्बन रिडक्शन प्रोसेस है, इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर व्हिच कैन बी अचीव्ड इन द ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में परफॉर्म किया जाएगा। जो रोस्टेड और कैल्सिनेटेड ओर है, आफ्टर रोस्टिंग एंड आफ्टर कैल्सिनेशन व्हाटएवर वी आर गेटिंग द ओर, उसमें हम कोक पाउडर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करेंगे। और फ्लक्स, क्या होता है फ्लक्स? पढ़ा है कहीं पे पहले 9-10? व्हाट इज फ्लक्स? चलो कुछ पाउडर जैसा होता है। फ्लक्स
is an external impurity which help us to remove gangue particle present in the ore. ये भी एक टाइप की impurity है जिसे हम ऐड करते हैं ताकि जो internal impurity है वो remove हो जाए. यदि internal impurity just for example SiO2 है, acidic होता है SiO2, तो हम flux ऐड कर देंगे CO basic. So CO plus SiO2 react करके बना देंगे CaSiO4, SiO3. So acid base reaction हो जाएगा. Clear? So one is acid, another is base. हम flux जो भी gangue particle है उसका जैसा भी नेचर होगा अपोजिट नेचर का एक्सटर्नल इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे ताकि वो रिएक्ट करके सेपरेट हो जाए. सो रोस्टेड और कैल्सिनेटेड और रिड्यूसिंग एजेंट कोक पाउडर कार्बन एंड फ्लक्स वी गेट मोल्टन मेटल प्लस स्लैग. स्लैग क्या होगा? फ्लक्स और गैंग मिलके स्लैग बनाते हैं. तो स्लैग एक अलग से लेयर बनता है, सेपरेट लेयर बनता है और ये सेपरेट हो जाता है. इफ impurity is acidic then flux must be basic and vice versa. क्या इतना हमें समझ में आता है जितना लिखा है? Yes, sir. For direct reduction of oxide ore Fe2O3 plus carbon give Fe plus CO. जो CO बना है वो फर्दर Fe2O3 से रिएक्ट करके Fe plus CO2 बना रहा है. तो स्टेप वाइज आ रहे हैं हम. पहले C से CO बना, फिर CO से CO2. ये भी 2 स्टेप्स में होता है, जस्ट 1 स्टेप में लिख रखा है हमने. कॉपी करो जल्दी से. सर वो लास्ट में क्या लिखा हुआ है एकदम लास्ट में? कहाँ लास्ट में? 2 स्टेप्स. पहले C से CO बनेगा, फिर CO से फर्दर CO2 जैसा ऊपर लिखा हुआ है उसको मैंने एक ही स्टेप में लिख दिया, बट वो 2 स्टेप में रिएक्शन होगा. राइट? सर यस सर. Done, sir. नो सर. अभी हो गया? No, sir. सर यस. सर रोस्टेड के बाद क्या लिखा है? रोस्टेड और कैल्सिनेटेड और कैल्साइंड और कैल्सिनेशन के बाद जो मिलता है. So उसके बाद प्लस में क्या लिखा है? कोक पाउडर COKE. बेस के बाद क्या है? इसके बाद बेस. बेस कहाँ लिखा है? If impurity is acidic then flux must be basic in nature or vice versa.
अभी ठीक है, चलें आगे। डन सर। चलो पहले सुनना ना, कॉपी मत करना। फॉर इनडायरेक्ट रिडक्शन, ZnS को रोस्टिंग की ZnO बनाया, फिर उसमें कोक पाउडर ऐड किया, जिंक बना दिया। ZnCO3 का पहले कैल्सिनेशन किया, फिर उसमें कोक पाउडर ऐड करके जिंक बना दिया। PbSO4 को पहले PbS में कन्वर्ट किया, और PbS फर्दर PbSO4 मतलब कुछ सेल्फ रिडक्शन दे रखा है। एक काम करो, ये इनडायरेक्ट रिडक्शन मत लिखो तुम, अभी इसको हम आगे ही लिखेंगे, कंफ्यूजन होगा। आगे एक हेडिंग ही है प्रॉपर, सो डोंट नीड टू राइट दिस थिंग, इतना मत लिखो। नोट पे आ जाओ डायरेक्ट तुम। नोट, द चीफ reducing agent for the carbon reduction process is CO, carbon monoxide, not carbon। कार्बन से जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है ना, वो चीफ रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि गैसेस इजीली मूव करती हैं, इजीली हमारे ऑक्साइड के कांटेक्ट में आ सकती हैं, बजाय कार्बन सॉलिड के। सॉलिड उतने अच्छे से कांटेक्ट में नहीं आएगा, गैसेस फेज में रिएक्शन फास्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ देयर मूवमेंट। सेकेंड पॉइंट नोट का, chromium, manganese, Mn, their oxide cannot be reduced by carbon reduction because they have high melting point। उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो हमें मोल्टन फॉर्म में चाहिए फाइनल प्रोडक्ट। तो क्रोमियम मैग्नीज के ऑक्साइड रिड्यूस नहीं होंगे कार्बन रिडक्शन के थ्रू, उनके लिए अलग रिडक्शन लगता है, एल्यूमिनोथर्माइड, जो आगे आएगा। थर्ड, सी इज नॉट यूज फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट रिडक्शन एज इट फॉर्म्स कार्बाइड। यदि कैल्शियम ऑक्साइड कोई भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स के हमारे पास ऑक्साइड है, उसको कार्बन रिडक्शन करने जाओगे तो इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि कार्बन के साथ कार्बाइड बना देते हैं। तो कार्बन रिडक्शन इज नॉट यूजफुल फॉर व्हाट? पहला क्रोमियम मैग्नीज, उसके बाद फिर सेकंड वो यूजफुल नहीं है एस ब्लॉक मेटल्स के लिए। क्या इतना हमें समझ में आता है? यस सर। चलो जल्दी से नोट कॉपी करो, ऊपर वाला कॉपी मत करना। सर फर्स्ट पॉइंट नहीं करना था ना? नोट यू नीड टू कॉपी ऑल 3 पॉइंट्स, 1 2 3। नो सर, प्रीवियस कॉपी पेज नहीं का। करना है, ये कॉपी नहीं करना है, बाकी सब कुछ करना है। सर सेकंड पॉइंट का लास्ट वर्ड क्या है? सेकंड पॉइंट का वो ब्रैकेट में। ब्रैकेट कहाँ लिखा है? कार्बन रिडक्शन इज नॉट यूज्ड ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रोमियम एंड मैग्नीज, Cr and Mn। ठीक है, हाँ सर। डन सर। ओके।
Second type of reduction, we need to see around 5-6 types of reduction. Second one, self reduction. It is also called auto reduction or air reduction. इसे auto reduction, air reduction भी कहा जाता है. It is applicable for some of the sulfide like BS, U2S, HGS, SB2S3. So कुछ lead, copper, mercury और antimony sulfide और के लिए यूज होते हैं. ये क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है जेई मेंस में आया था. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वी कैन यूज सेल्फ रिडक्शन. तो उसमें से कुछ ऑप्शंस हमें सेलेक्ट करने थे. इट डज नॉट इन्वॉल्व यूज ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स. देखना क्या होगा सेल्फ रिडक्शन में. इस एग्जांपल में पीबीएस को O2 से हमने पार्शियली ऑक्सीडाइज किया, पार्शियली पीबीओ बन गया. अभी जो पार्शियल पीबीओ बना है ना, ये फर्दर बचे हुए पीबीएस से रिएक्ट कर सल्फर ऑक्सीजन सेपरेट हो गए और ये खुद रिड्यूस हो गया. तो पीबी जो +2 में था उसको पहले हमने पीबीओ बनाया, क्लियर, और पीबीओ को फर्दर पीबीएस से रिएक्ट कराकर फिर हम उसे पीबी बना रहे हैं. मतलब यहां पर देखा जाएगा तो सल्फर ऑक्सीडाइज हो रहा है -2 से +4 में और पीबी रिड्यूस हो रहा है. सेल्फ रिडक्शन इसलिए बोला जा रहा है, इट इज नॉट यूजिंग एनी एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट, बल्कि ऑक्सीजन यूज करें जो ऑक्सीडाइज करता है उसे, इसलिए एयर रिडक्शन और ऑटो रिडक्शन भी कहा जाता है. क्या सेल्फ रिडक्शन क्लियर है सभी को? एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना. पीबीएस को पार्शियली कन्वर्ट किया पीबीओ में. ये जो पीबीओ बना है इसने फर्दर जो बचा हुआ पीबीएस है उससे रिएक्ट करके पीबी बना दिया. तो पीबी का ही एक कंपाउंड पीबी के दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस कर रहा है. गॉट इट? यस. किस रेशो में पीबीओ बनाना है? 2:1 रेशो में. 2 बनना चाहिए पीबी और 1 बच जाना चाहिए पीबीएस. तो नेक्स्ट सेक्शन में 1:2 के रेशो में रिएक्ट करें पीबीएस एंड पीबीओ. मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड, एग्जांपल पे डायरेक्ट आओ. Ag2S NaCN. सबसे पहले हमने एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना दिया सिल्वर का. अब इस सिल्वर के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को एक ज्यादा मेटेलिक नेचर के मेटल से जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है उससे डिस्प्लेस कर दिया. मेटल डिस्प्लेसमेंट, एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है. डिजायर्ड मेटल सिल्वर बाहर आ गया ब्लैक प्रेसिपिटेट फॉर्म में. फिर से देखना, Ag2S ये कोर है हमारा सिल्वर का, इसको हमने NaCN में डिसॉल्व किया, एक कॉम्प्लेक्स बन गया NaGCN2. NaGCN2 में एक ज्यादा मेटेलिक नेचर का हमने उसमें मेटल को मिक्स किया, उसने सिल्वर को रिप्लेस कर दिया क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा था. जिंक 0 से +2 में चला गया, Ag 0+1 से 0 में आ गया. क्या मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर है? यस सर. क्लियर होते हैं. मेटल डिस्प्लेसमेंट, एक ज्यादा एक्टिव मेटल कम एक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है और ये सिल्वर के एक्सट्रैक्शन में यूज होता है. काफी यूजफुल रिएक्शन है, जल्दी से कॉपी कर लो. सो वो सेकेंड लाइन में Cu2S है ना? कॉपर तो कहीं भी नहीं लिखा है. अच्छा हाँ, यहाँ पर Cu2S, क्यूप्रस सल्फाइड. एरो के नीचे क्या है? इसके नीचे पार्शियल Arrow. रोस्ट, पार्शियल रोस्टिंग, पार्शियल ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हम इसका, ऑक्सीजन के साथ रोस्टिंग कर रहे हैं बट नॉट 100%. सारा का सारा पीबीएस कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 2/3 कन्वर्ट कर रहे हैं. 1/3 अभी भी पीबीएस के फॉर्म में, इसलिए पार्शियल रोस्टिंग वर्ड दिया गया है.
हो गया सर। ठीक है, 1 minute. तुम्हारा यदि ब्लॉक केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया और जैसा मैंने पहले भी बोला है, एक बार लेक्चर नोट्स पढ़ने के बाद एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, और बस इतना ध्यान रखना है कि तुम्हें कोई भी पॉइंट ऐसा लगता है, एग्जाम्पल से लेकर यूजेस से लेकर कुछ भी, तो अपने लेक्चर नोट्स में नोट डाउन कर लेना उसे, ताकि जेई मेन के पहले तुम्हें ऐसा ना लगे कि नोट्स पढ़ने के बाद फिर एनसीईआरटी भी पढ़ना बाकी है। तो अभी पढ़ लेना, एक एक ग्रुप उसमें बहुत शॉर्ट में दे रखा है, वहां बहुत डिटेल में नहीं है चीज। तुम्हें कहीं भी कुछ लगता है, कुछ पॉइंट्स उसे जस्ट जहां भी कंप्लीट हुआ है एनसीईआरटी नोट्स करके लिख लेना। हो सकता है 2-3 पेज तुम लिखो खुद से, क्योंकि इसमें यूजेस हो गए, एप्लीकेशंस हो गई। यदि लेक्चर नोट्स में नहीं तो मुझे नोट डाउन कर लें, मतलब लेक्चर नोट्स को इतना परफेक्ट बना लें कि हमें जेई मेन के लिए ऐसा नहीं कि अलग से कुछ फिर पढ़ना पड़ रहा है। हो गया कॉपी? Yes, sir. नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, फोर्थ टाइप ऑफ रिडक्शन। ऑलरेडी पूरा एक चैप्टर कर चुके हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीज पर। इट इज मेनली यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स लाइक सोडियम, अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसमें फ्यूज्ड फॉर्म, मोल्टन फॉर्म लेंगे, फ्यूज्ड इन मोल्टन बोथ आर सेम। कैथोड पर केटायन का रिडक्शन, एनोड पर एनायन का ऑक्सीडेशन। ऑलरेडी हमने इतना डिटेल में देखा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि यहाँ बहुत ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं। कैथोड पे केटायन जाएगा, एनोड पे एनायन जाएगा। नेक्स्ट है रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम, which is also called aluminothermite process. Aluminium act as reducing agent due to its highly electropositive nature. ये 0 से +3 काफी इजीली बनाता है, खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरों को रिड्यूस करेगा। Oxides of chromium and manganese are reduced by aluminium as the required high temperature. इसका मतलब ये हुआ क्रोमियम मैग्नीज जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा था, जो कार्बन रिडक्शन में प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे थे, वो अब एल्यूमिनियम रिडक्शन में इन्वॉल्व हो पाएंगे। एल्यूमिनियम उतना ज्यादा टेम्परेचर क्रिएट कर पाएगा। प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज गोल्ड स्मिथ थर्माइट प्रोसेस। क्रोमियम के रिडक्शन प्रोसेस को गोल्ड स्मिथ थर्माइट प्रोसेस कहा जाता है। और एल्यूमिनियम जब ऑक्सीडाइज होता है काफी ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज करता है, तो इसके मेल्टिंग पॉइंट को अचीव करने में हेल्पफुल रहता है। क्या अभी क्लियर है? Is that okay, Ritesh, Preeti, Prem? Yes, sir. कॉपी करो। मतलब मैक्सिमम तुम देखोगे इसमें बहुत, ये चैप्टर भी काफी इजी सा है, इंफॉर्मेशन है, एक एक बार हम पढ़ेंगे। रिएक्शन भी ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा है, आएंगे थोड़े बहुत रिएक्शन आगे भी जब स्पेसिफिक मेटलर्जी करेंगे, बट सिंपल से प्रोसेस है जो याद रखना है हमें बस, और वो भी एक एक दो बार पढ़ोगे अच्छे से तो याद भी हो जाएंगे।
चलो हो गया। नो सर। डन। सर वो लास्ट पॉइंट में गोल्ड के बाद क्या लिखा है? SCHMIDT, गोल्ड स्मिथ। रोहित, पीयूष, कॉपी हो गया है? One minute, sir. सर सेकंड पॉइंट में लास्ट में क्या लिखा है? कौन सा सेकंड पॉइंट? ऑक्साइड्स ऑफ CR Chromium manganese are reduced by aluminium. They also required, as they required high temperature. Chromium and manganese उन्हें हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है और एल्यूमिनियम उतना टेम्परेचर क्रिएट करता है, as they required high temperature. अभी चलें आगे। यस सर। Reaction used for thermite welding. Thermite welding मतलब एल्यूमिनियम जहां पे इन्वॉल्व है, Fe plus Fe2O3 plus Al give Al2O3 plus Fe. It is highly exothermic reaction, बहुत ज्यादा टेम्परेचर रेज होता है। तो ये अच्छे जो काफी मेटल जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है उन्हें भी मेल्ट कर देता है। वेल्डिंग के टाइम पर हल्का सा मेल्ट होना जरूरी है, तभी वो कंबाइन होकर वेल्ड हो जाएंगे, ज्वाइंट हो जाएंगे। क्लियर? It is also used for the extraction of boron. B2O3 plus aluminium give boron plus Al2O3. तो Cr2O3, B2O3, Fe2O3 सबके साथ सिमिलर रिएक्शन मिल रहे हैं। Is that okay? हो गया कॉपी? यस सर। अब ये मुझे बोर्ड पे ही समझाना पड़ेगा। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ रिडक्शन एलिंगम डायग्राम, ये इसमें है जो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, समझने के लिए है। चलो एलिंगम डायग्राम नेक्स्ट हेडिंग है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ कार्बन रिडक्शन ब्रैकेट एलिंगम डायग्राम। हेडिंग लिखो इतना, बाकी तो मैं बोर्ड पे बताता हूँ फिर। इवन यू कैन ऑल्सो ड्रॉ दिस डायग्राम, क्योंकि बोर्ड पे देखोगे बेटर यहाँ से एक बार ड्रॉ कर लो, फिर मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ सब कुछ। तुम्हें क्या करना है, यहाँ से एक तो हेडिंग लिखना है thermodynamics of Ellingham diagram, then you need to draw this Ellingham diagram. इसमें डेल्टा जी किलोजूल में है, y एक्सिस पर टेम्परेचर इज इन डिग्री सेल्सियस।
ये सारी लाइन स्ट्रेट लाइन है ना, मतलब कार्बन गिविंग CO, कार्बन गिविंग CO2, CO गिविंग CO2, तीनों एक ही पॉइंट पे मिल रही हैं 710 केल्विन पर। ये -500 है, ये -1000 है। इस चैप्टर में यदि बच्चे बोलते हैं कि सर ये वापस से बता दीजिए, पढ़ा दीजिए, तो यही हेडिंग है, एलिंगम डायग्राम। मतलब जस्ट इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। थर्मोडायनेमिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री का यूज आएगा इसे समझने के लिए। कॉपी हो गया है क्या? नहीं सर। तुम्हें सिर्फ डायग्राम बनाना है, कुछ लिखना नहीं था ना? हो गया। हो गया। ठीक है। देखो बोर्ड दिख रहा है ना प्रॉपर्ली? यस सर। यस सर। Metal solid when react with oxygen gas to give metal oxide solid. ये solid होता है, ये solid होता है. In this reaction, change in moles of gas is negative. 0 moles of solid, 0 moles of solid, 1 mole of solid, delta G -1 आ रहा है. So entropy decreases during this reaction. Metal oxide formation में entropy change negative है. अब entropy change negative है. If we draw the graph of delta G versus T, वैसे तो enthalpy और entropy temperature dependent होते हैं, but for a small range, let's say they are constant. अब delta S खुद negative है. Negative negative क्या हो जाएगा? Positive. So if you are going to draw graph for delta G versus T, you will get negative negative positive slope. So सारे ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहे हैं. अब क्वेश्चन आ रहा है सर ये ग्राफ सॉरी
ऐसे जा रहे हैं, फिर कुछ ग्राफ ऐसे क्यों चेंज हो रहे हैं, किसी पॉइंट पे जाके देयर इज अ शार्प चेंज इन द स्लोप, स्लोप पॉजिटिव था और ज्यादा पॉजिटिव क्यों हो रहा है? तो इसका रीजन ये है, यहाँ पर एक टेम्परेचर, तुम टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते उस टेम्परेचर पे चले जाओगे जहां पर ये मेटल मेल्ट हो जाएगा। अब यदि मेटल मेल्ट हो गया तो क्या होगा, ये लिक्विड, एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, लिक्विड का एंट्रोपी और ज्यादा हो गया, और ज्यादा हो गया मतलब डेल्टा एस विल बी मोर नेगेटिव, माइनस ऑफ डेल्टा एस विल बी मोर पॉजिटिव। सो डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा जहां पर ये मेटल मेल्ट हो जाएगा। तो जहां पे भी ये कुछ ग्राफ ऐसे दिख रहे हैं ना हमें, इस पॉइंट पे जाने के बाद ये स्लोप चेंज, वो उनका मेल्टिंग पॉइंट रहा होगा मेटल। क्या इतना समझ में आता है हमें? Yes, sir. डेल्टा एस नेगेटिव फॉर द ऑक्साइड फॉर्मेशन, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, वहां पे वो स्लोप चेंज हो रहा है, वहां पर क्या हो रहा होगा, वहां पर मेटल मेल्ट हो रहा होगा। सो स्लोप और ज्यादा पॉजिटिव आ गया है, डेल्टा एस और ज्यादा नेगेटिव हो गया है। Yes, sir. ओके, अब हम आते हैं कार्बन पर। कार्बन में थोड़ा सा हमें रेंडमनेस ये दिखा है, कार्बन गिविंग 3 रिएक्शन में लेता हूं कार्बन। पहला रिएक्शन C प्लस O2 गिविंग CO2 गैस, डेल्टा Ng 0। अब यदि डेल्टा Ng 0 है तो डेल्टा S ऑलमोस्ट 0, वैसे तो 0 एग्जैक्ट नहीं होगा बट हाँ 0 के क्लोज होगा। तो C गिविंग CO2, इसमें डेल्टा Ng 0 है, स्लोप ऑलमोस्ट 0 होगा। एक और पॉसिबिलिटी, C सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस गिविंग CO गैस, यहाँ पर डेल्टा Ng प्लस हाफ आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, 1 माइनस हाफ। तो स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा माइनस ऑफ डेल्टा एस, और माइनस ऑफ डेल्टा एस नेगेटिव आ जाएगा, तो C गिविंग CO का ग्राफ कुछ नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, C गिविंग CO। क्लियर? अब एक और हमारे पास ग्राफ है, CO गैस प्लस हाफ O2 गैस गिविंग CO2 गैस। इसका डेल्टा Ng कितना है, इसका डेल्टा Ng फर्दर 1 माइनस 1.5 माइनस हाफ। इसका डेल्टा Ng नेगेटिव, डेल्टा S नेगेटिव, डेल्टा S नेगेटिव तो स्लोप पॉजिटिव, उसका ग्राफ ऊपर जाएगा, CO गिविंग CO। क्या तीनों ग्राफ समझ में आते हैं? तीनों का स्लोप डेल्टा Ng 0 पॉजिटिव नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंग स्लोप डिसाइड हो जाएगा। इस डेट ओके, स्लोप है माइनस ऑफ डेल्टा S, डेल्टा G वर्सेस टेम्परेचर तक। किसी को यहां तक कोई डाउट है क्या? Am I audible? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Is there any doubt till here? No, sir. Clear है यहाँ तक? Yes, sir. अब देखो, ये हमने पहले तो सारे मेटल ऑक्साइड का देखा, ऊपर जा रहा था, फिर ये 3 ग्राफ देखे। अब मुझे बताओ डेल्टा जी कहीं तो यहाँ जाके 0 हो रहा है, बाकी डेल्टा जी नेगेटिव था। कौन सा मेटल ऑक्साइड, कौन सा ऑक्साइड बनना ज्यादा प्रेफरेबल होगा? जिस केस में डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव है या कम नेगेटिव, कौन सा ज्यादा प्रेफर्ड होगा? डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो प्रोसेस होगा खुद से या नहीं होता है? नहीं होता है। होता है सर। खुद से होता है। खुद से डेल्टा होता जी है। नेगेटिव, सो डेल्टा जी नेगेटिव मतलब रिएक्शन होना फेवरेबल है, और जो भी मेटल ऑक्साइड बन रहा है वो बनना फेवरेबल है। अब मुझे बताओ, इस ग्राफ में एक ग्राफ यहाँ पर है, दूसरा ग्राफ यहाँ पर है, ये वाला मेटल है M1, ये मेटल है M2 का ऑक्साइड फॉर्मेशन। तो M1 का ऑक्साइड ज्यादा फेवरेबल है, M2 का ऑक्साइड ज्यादा फेवरेबल है? M2 M2. क्योंकि वो ज्यादा नेगेटिव है, नीचे की तरफ है। क्लियर? मतलब जो ग्राफ नीचे होगा उसका ऑक्साइड ऊपर वाले ग्राफ से ज्यादा फेवरेबल होगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक मेटल को लेता हूँ यहाँ पर, समझना, एक मेटल को मैं ले रहा हूँ, कुछ इस पॉइंट पे जा रहा है वो मेटल, ये मेटल है, इसको मैं बोल देता हूँ M। ये मेटल का ऑक्साइड फॉर्मेशन M से MXOY पे जाना,
कम फेवरेबल है किसके कंपैरिजन में, कार्बन गिविंग कार्बन मोनोऑक्साइड। किस पॉइंट पर, इस पॉइंट के बाद, इस टेम्परेचर के बाद ये वाली लाइन नीचे आ गई, मतलब यदि मैं इसमें कार्बन ऐड करूंगा तो मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर देगा और कार्बन खुद ऑक्साइड में चला जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। एक ऑक्साइड बनना कम फेवरेबल है तो उसके ऑक्साइड में मैं जब दूसरे सब्सटेंस का एलिमेंटल फॉर्म ऐड करूंगा, यदि वो एलिमेंटल लेट्स मैंने कार्बन को ऐड किया इस पॉइंट पर, तो कार्बन की लाइन तो नीचे है, कार्बन खुद अपने ऑक्साइड बना लेगा और इस मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस करवा देगा और उसका डेल्टा जी होगा whatever the difference at that particular point between these two lines. तो ये रिएक्शन होना प्रेफर हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन गिविंग मेटल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? तो कार्बन खुद ऑक्सीडाइज हो गया और मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा। तब उस टेम्परेचर पे जब वो लाइन कार्बन की नीचे हो जाए और मेटल ऑक्साइड की लाइन ऊपर चले जाए, तो जो भी लाइन नीचे है उनके ऑक्साइड बनना ज्यादा फेवरेबल है, उनके मेटल्स, उनके एलिमेंटल फॉर्म ऊपर वाले ऑक्साइड को रिड्यूस कर देंगे, खुद ऑक्सीडाइज। क्या इतना समझ में आता है? नीचे वाले का डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव, ऊपर वाले का कम नेगेटिव और पॉजिटिव। नीचे वाला यदि एलिमेंट, ऊपर वाला ऑक्साइड मिक्स कर दोगे तो ये बना देगा हमारा मेटल और ये बना देगा ऑक्साइड। गॉट इट? यस सर। क्या इतना समझ में आता है? अब क्वेश्चन आता है कार्बन क्यों इतना फेवरेबल है किसी के भी मेटल को मतलब रिड्यूस करने में, ऑक्साइड को? पता है कार्बन की एक लाइन है जिसका नेगेटिव स्लोप जा, बाकी सबका पॉजिटिव स्लोप है, तो किसी की लाइन नीचे भी होगी तो एक पॉइंट तो हमें मिलेगा ही मिलेगा जिसके बाद, उस टेम्परेचर के बाद कार्बन गिविंग CO2 is more preferable than metal giving metal oxide. So at somewhat lower temperature maybe some higher temperature, यदि एक ग्राफ नीचे जा रहा है कार्बन का, एक ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो कहीं तो एक दूसरे को क्रॉस करना ही करना है किसी न किसी टेम्परेचर पे, ये तो पक्का है। सो एट लोअर टेम्परेचर मे बी हायर टेम्परेचर, जस्ट अ मिनट, तो किसी ना किसी टेम्परेचर पर वो से रिड्यूस करेगा ही, बट काफी बार ये होता है कि टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है कि वो कार्बन जब उसे रिड्यूस करने जाएगा तो मेटल मेल्ट हो चुका होगा, तो हम फिर उस टेम्परेचर पे जहां मेटल मेल्ट हो चुका होगा वहां पे हम उसे रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। क्लियर? मतलब रिड्यूस नहीं करने जाएंगे, हमें सॉलिड फॉर्म में चाहिए। इज दैट ओके? यस सर। चलो मुझे बताओ, इस ग्राफ में एक ग्राफ था ये C गिविंग CO, एक ग्राफ था ये और एक ग्राफ था ये था CO गिविंग CO2 और ये था C गिविंग CO2 710 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों ग्राफ हैं कार्बन गिविंग समथिंग और ये ग्राफ है CO गिविंग समथिंग। बिलो 710 डिग्री सेल्सियस व्हिच वन इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट? कार्बन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है या कार्बन मोनोऑक्साइड बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है? बिलो 710 केल्विन और डिग्री सेल्सियस क्या था, डिग्री का केल्विन का ग्राफ? कार्बन। सो 710 डिग्री सेल्सियस के पहले कार्बन ज्यादा यूजफुल होगा या CO ज्यादा यूजफुल होगा? किसका लाइन ज्यादा नीचे? कार्बन का। कार्बन का। CO का लाइन ज्यादा नीचे है 710 के पहले, तो CO giving CO2 is more preferable. This is better reducing agent than carbon below 710. Clear? After 710 ये लाइन, दोनों लाइन C giving CO, C giving CO2, ये लाइन नीचे है CO giving CO2 के। Carbon is the better reducing agent. After 710, before 710, CO is better reducing agent. Is that okay? Yes. चलो कोई
कोई डाउट यहाँ तक? चले हम आगे। सर वो 710 डिग्री सेल्सियस के बाद वो स्ट्रेट वाली लाइन वाला कार्बन ज्यादा ये है या कौन सा नीचे है, ये वाला या ये वाला? कार्बन डाइऑक्साइड वाला? हाँ, अब स्टार्टिंग में हमारे पास CO प्रेजेंट ही नहीं है। अब CO प्रेजेंट नहीं है तो क्या करेंगे, इन दोनों में कंपेयर करेंगे कि C CO2 देगा या C CO देगा। तो C CO देगा यहाँ तक 710 तक, और 710 के बाद C देगा CO2, मतलब C वाला ये वाला कर्व फॉलो करेगा, C गिविंग CO, C गिविंग CO। क्लियर? यदि हमारे पास CO प्रेजेंट ही नहीं है तो पहले सिर्फ कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है तो पहले CO बनाएगा इस टेम्परेचर तक, उसके बाद CO2 बनाना चालू करेगा। क्लियर? यस सर। सर वो बीच वाली लाइन में CO2 देगा ना? हाँ, और मैंने दूसरा थोड़ा सा गलत किया। चलो मैं लिखा दूं पे सारे पॉइंट्स जो एक्सप्लेन किया है। यस सर। Yes. Just a minute to file. Lingam diagram. Is it visible? No, sir. शेयर करता है। अभी दिख रहा है ना? यस। एक मिनट में एक फाइल और देख रहा हूँ, मैंने उसमें और भी बेटर वे में लिखा है। तुम 2 मिनट रुको ना, मैं वो फाइल देखकर उसको शेयर करता हूँ, उसमें और बेटर तरीके से लिखा हुआ है मैंने।
Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. चलो मिल गया मुझे वो, और थोड़ा बेटर वे में लिखा है, बस 1 मिनट दो मुझे। Okay. Features of Ellingham diagram. Graph for the formation of metal oxide all slope upward because delta G increases with increasing temperature as slope is positive. The free energy changes all follows a straight line unless the material melts or vaporizes. On melting or vaporization, slope further increases as shown as delta S decreases for this. ये ऑलरेडी वो सारे पॉइंट्स हैं जो हमने एक्सप्लेन किए बोर्ड पर। कॉपी करो जल्दी से। हो गया कितना कॉपी? No, sir.
कौन सा? Fifth, theoretically, all metal oxide can be decomposed to give metal and oxygen if sufficiently high temperature can be attained. But practically, decomposition of oxide at very high temperature does not hold out after its boiling point. Melting boiling point के बाद वो practically possible नहीं होगा, metals vaporize हो जाएंगे. HGO and Ag2O can be decomposed at very low temperature, जो ग्राफ में दिखता भी है हमें. Yeah. Any metal will reduce the oxide of other metal which lie above it in its Ellingham diagram, because free energy becomes more negative by an amount equal to the difference between the two graph at that particular temperature. काफी useful point है. वो metal दूसरे metal oxide को reduce कर देगा जो Ellingham diagram में उसके ऊपर है, और उतना delta G हो जाएगा जितना कि उन दोनों में difference. 8 point, metal 1 can be reduced oxide of metal 2 if delta GF for M1 oxide is more negative than delta GF for M2 oxide. तो M1 M2 को कब reduce करेगा? जब M1 का delta G formation ज्यादा negative होगा. ज्यादा negative ज्यादा favorable. Clear है? कॉपी कर लो जल्दी से पूरा. Done.
हो गया सभी का? After 8.91 graph for CO, CO2, C giving CO2, C giving CO. और वही जो एक्सप्लेन किया था, below 710 CO is basically giving CO2 has low delta G, so CO is better reducing agent. Above 710 C giving CO is better. Clear? ये बस लिखना और बाकी है ना, उसके बाद हमारा इतना पार्ट बाकी है। डायग्राम हम ऑलरेडी बना चुके थे। सब वो पॉइंट्स लिखने थे। नहीं लिखे अभी वो? नो। हो गया अभी? यस। No, sir. अभी हो गया? Yes, sir. चलो, तुम्हें अब क्या करना है इसमें, बस ऑलरेडी ये तुम डायग्राम पहले बना चुके हो। तुम्हें जस्ट इन जनरल इतना लिखना है, जनरलाइजेशन है कुछ यहाँ पर, दिस पार्ट, इतना पार्ट लिख लेना, और इसके बाद नेक्स्ट पेज इतना लिखना है तुम्हें। तो ये दोनों पेज में शेयर कर देता हूँ, राइट? अभी बैठ के लिख लेना। क्लियर है? यस सर।